खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। साथ बैठक कर रहे हैं। हर रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करते हैं अपनी टीम 11 के साथ, और जिस तरह से स्थिति राज्य में बनी हुई है उसको लेकर हर रोज टीम 11 से रिपोर्ट मांगी जाती है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से आज फिर से समीक्षा बैठक अपनी टीम 11 के साथ कर रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में है हम, और ऐसे में जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कल संभावनाएं जताई हैं कि लॉकडाउन का चौथा चरण भी देश देख सकता है, और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ बैठक करते हुए ये सीधी तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। तो टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री हर रोज इस बैठक में ये जायजा लेते हैं कि फिलहाल राज्य में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। कोरोना का जो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आगरा और लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में अगर केसेस की बात की जाए तो अब तक 3664 केसेस रजिस्टर किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। राधाकृष्ण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं से का सीधा रुख कर लेते हैं। राधाकृष्ण त्रिपाठी, फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे आज चर्चा का विषय बन सकते हैं? जी देखिए अंशु, बिल्कुल अभी जो बैठक शुरू हो गई है, बैठक में सबसे पहला मुद्दा तो कोरोना का जो विस्तार है, जो संक्रमण छोटे जिलों में पहुंच रहा है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कल भी चिंता जताई थी और उस पर अपनी टीम के साथ अभी बैठक कर रहे हैं। उसमें चर्चा हो रही है कि कौन कौन से जिले हैं जो नए ऐड हुए हैं जिसमें जहाँ संक्रमण पहुंचा है और उनमें कितनी संख्या है, इस चीज को लेकर कर रहे हैं। जहां पे संक्रमण पहुंचा उन इलाकों की घेरेबंदी कैसे की जा रही है, उन इलाकों में क्या क्या व्यवस्था की गई है, एक चीज। दूसरी चीज, ग्रामीण इलाकों में जहां पे संक्रमण पहुंच रहा है वो कैसे पहुंचा, जो श्रमिक आए हैं कुछ श्रमिकों के जरिए पहुंचा, उन श्रमिकों को चिन्हित करने के साथ साथ उनके परिवार और उनके लोगों को जिनके साथ वो आए थे, जिस ट्रेन में आए थे, जिस बस में गए थे, उनकी बारे में पड़ताल की जा रही कि वो कौन कौन लोग थे, ताकि उनको भी समय रहते क्वारंटीन किया जा सके और उनको उन पे नजर रखी जा सके। तीसरी चीज, जो राहत पैकेज को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की, राहत पैकेज को लेकर के, उस पैकेज के आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उसका एक्टिवेशन किस तरह से करेगी, क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से मद होंगे जिनके जरिए राज्य सरकार उद्यमियों तक जाएगी, रोजगार सृजन करने का मार्ग खोलेगी, तो उसको लेकर चर्चा हो रही है। और तीसरी चीज, जो लॉकडाउन 4 है, लॉकडाउन 4 को लेकर के चर्चा हो रही है कि 17 तारीख के बाद क्या स्थितियां रहेंगी, लॉकडाउन 4 कैसा होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी जो और नई ऐड होंगी, जो खुलेंगी, और कौन कौन सी चीज होंगी जिन पे प्रतिबंध जारी रहेगा। उनमें से एक चीज जो नई आ रही है उसमें एक चीज लगभग तय हो गई है कि परिवहन सेवा लगभग शुरू कर दी जाएगी, जिसमें रोडवेज बसें होंगी और उनकी क्योंकि तैयारी भी की जा रही है। देखिए अभी ढाबे खोल दिए गए, जो हाईवे पे ढाबे थे उनको खोला गया, वर्कशॉप खोली गई है, और उसके बाद अब तैयारी है रोडवेज बसों की। अभी जो कुछ बसें हैं जो ग्रीन जोन जिले थे कुछ, उनमें चल रही थी, क्योंकि अब सब जगह संक्रमण है, केवल एक चंदौली को छोड़ के बाकी 74 जिले में संक्रमण फैल चुका है, इसलिए उन जिलों में भी बस परिवहन सेवा रोक दी गई है। लेकिन अब इंटरकनेक्टेड जिलेवार, मतलब राज्य भर के अंदर बसों को चलाने की तैयारी है, और उस लिहाज से भी चर्चा की जा रही है कि बसों को कैसे चलाया जाए, उसके लिए सैनिटाइजेशन क्या होगा, जो सवारियों को बैठाने का वो इंतजाम कैसे होंगे, इस पे तैयारी पे चर्चा की जा रही है। राधाकृष्ण, अभी रोकना चाहूंगी क्योंकि काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आ रही हैं। सबसे पहले जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो यूपी पीसीएल पीएफ घोटाले को लेकर है, वो भी आपको बता देते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब पूछताछ इस मामले में आगे बढ़ाई जाएगी। निवेश वाली कंपनी के अफसरों से भी पूछताछ होगी, लेकिन लॉकडाउन जब खत्म होगा अब इस प्रक्रिया को आगे तब बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि डीएचएफएल के अफसरों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी, लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन के बाद ही सीबीआई की टीम मुंबई के लिए रवाना होगी और पीएफ की करोड़ों की रकम डीएचएफएल में जो निवेश की गई थी उसको लेकर सीबीआई लॉकडाउन के बाद ही
इस मामले की आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। राधाकृष्ण त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का सीधा रुख कर लेते हैं। राधाकृष्ण त्रिपाठी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, ये बड़ा फैसला, जिस तरह से DHFL में जो निवेश की गई थी रकम, अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की जो प्रक्रिया होगी वो लॉकडाउन की जो मियाद है वो खत्म होगी, उसके बाद ही की जाएगी। क्या और डिटेल्स है? ये जनतन टीवी लगातार इस बड़ी खबर पे बना हुआ है और आपको सबसे पहले ये खबरें हम अपने दर्शकों तक ले जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये भी खबर है क्योंकि CBI ने ये तैयारी कर ली है। कल भी हमने बताया था कि किस तरह से जो जेल में बंद है UPPCL के MD AP मिश्रा, उनसे पूछताछ करने की तैयारी CBI ने की है। उसके लिए प्रोसेस तैयार किया जा रहा है। जो ट्रस्ट था, जिस ट्रस्ट के जरिए पूरा फ्रॉड हुआ, कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपए जो उनके PF के खाते में उनके लिए उनके आपातकाल में सहायक होते, वो सब उसको शिफ्ट किया गया DHFL में। तो उस ट्रस्ट के GM से पूछताछ करने के लिए वो भी जेल में है, उनको भी CBI बाहर लाके पूछताछ करेगी। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज, जो डायरेक्टर थे DHFL के, जितने भी डायरेक्टर्स थे जिनका मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई में उनके आवास भी है जहां रह रहे हैं, अब CBI ने उन पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है कि DHFL ने आखिर किन शर्तों पे, किसके जरिए, आखिर कौन बिचौलिया था, मध्यस्थता किसने की, कौन कौन से अफसर इसमें शामिल थे, कहां कहां उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी जुटा रही CBI। और अब उन डायरेक्टर्स से पूछताछ करेगी ताकि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया जा सके, इस घोटाले की कड़ी कहां से कहां जुड़ी हुई है इसको सुलझा सके। और इसके जाहिर सी बात है, जब इंतजार, केवल एक औपचारिक इंतजार हो रहा है किसी तरह से, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा CBI की एक टीम मुंबई रवाना होगी और उनसे पूछताछ करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम डिटेल्स जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार करेगी औद्योगिक नीति में बदलाव। एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से यह भी आ रहा है कि औद्योगिक नीति में बदलाव हो सकते हैं। 25 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किए जाएंगे निजी औद्योगिक क्षेत्र। छोटे शहरों में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। औद्योगिक नीति में प्रावधान करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, वहीं एक और बड़ा फैसला ये भी है कि अब सरकार औद्योगिक नीति में भी बदलाव कर सकती है। जो 25 एकड़ का क्षेत्रफल है उसमें विकसित की जाएंगी निजी औद्योगिक क्षेत्र। छोटे शहरों में भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के विकास को बढ़ावा देने की नीति सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। औद्योगिक नीति में प्रावधान भी किए जा सकते हैं। तो लॉकडाउन के तीसरे चरण में है देश और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बड़े फैसले उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है। काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार 25 एकड़ क्षेत्रफल में निजी औद्योगिक जो नीति है उसमें प्रावधान कर सकती है। राधाकृष्ण त्रिपाठी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राधाकृष्ण, जिस तरह से ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आया है कि औद्योगिक नीति में प्रावधान सरकार कर सकती है, और क्या कुछ इसकी डिटेल्स हैं जो सामने आई हैं? तो देखिए, ये बड़ा फैसला सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि अभी जैसे इंडस्ट्री को डेवलप करना, इंडस्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है, उसको देखते हुए छोटे छोटे इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हो और ज्यादा स्थापित की जा सके, इसको देखते हुए फैसला लिया सरकार ने। एकड़ जो भूमि है उस पर भी एक इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा सकता है। के लिहाज से सरकार ने ये फैसला लिया और इसमें इसके बदलाव का प्रावधान ला रही है। दूसरी चीज, इसके साथ ही जो रियल एस्टेट है, इसमें रियल एस्टेट को भी शामिल किया गया कि रियल एस्टेट की चीजों में, कई चीजों में बदलाव आएगी, कई सारी चीज राहत मिल सकती है। उसके लिए एक समिति बना दी गई है, समिति गठित कर दी। समिति अगले एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी कि रियल एस्टेट में किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की और बदलाव की जरूरत है, ताकि रियल एस्टेट को हम बूम कर सके, रियल एस्टेट को फैला सके प्रगति की राह पे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और इसकी स्थिति बेहतर हो। तो इस चीज को लेकर के अभी प्रावधान वो प्रस्ताव चला गया है जिसमें तुरंत बदलाव बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार फोकस में नजर आ रही है। राधाकृष्ण, आपसे दोबारा से जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो है रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि रियल एस्टेट उद्योग को सुधारने पर भी उत्तर प्रदेश सरकार फोकस कर रही है। लॉकडाउन से ये क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है और ऐसे में कारोबारियों के लिए एक समिति का गठन भी किया जा सकता है। सरकार इस
पर भी विचार कर रही है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के निर्देश पर समिति गठित की जाएगी। एक हफ्ते में समिति को अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपनी होगी कि किस तरह से फैसले लिए गए हैं और आगे का रोड मैप किस तरह से तैयार किया जा सकता है इस सेक्टर में सुधार के लिए। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। राधाकृष्ण त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राधाकृष्ण, जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से तमाम सेक्टर प्रभावित हुए हैं, उनमें से रियल एस्टेट सेक्टर भी प्रभावित हुआ है और ऐसे में अब सरकार कारोबारियों के लिए एक समिति गठन पर विचार कर रही है। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में और किस तरह की आगे की प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, रोजगार के लिए रियल एस्टेट की अहमियत को सरकार ने समझा है। कितना अहम होगा रियल एस्टेट का मजबूत होना, खासतौर से रोजगार के लिए, जब इतने सारे मजदूर दूसरे राज्यों से लौट के अपने राज्य आए हैं और उनको रोजगार देने की चुनौती सरकार के सामने है। ऐसे में जो एक निकल के बात आई है कि रियल एस्टेट जब तक मजबूत नहीं होगा और रियल एस्टेट जब तक रोजगार मुहैया नहीं कराएगा, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। और ऐसे में जो वो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो राजगीर हैं, जो कारपेंटर हैं, जो छोटा छोटा तबका है, जो उनके लिए बहुत जरूरी है कि रियल एस्टेट बूम करे। तो रियल एस्टेट को लेकर लिहाजा सरकार ने एक समिति गठित करी है कि रियल एस्टेट की क्या क्या दिक्कतें हैं, उसमें जो रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको शामिल किया जाएगा। उनसे बातचीत की जाएगी कि आखिर क्या चीजें हो सकती है जिससे राहत देने के बाद रियल एस्टेट अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ठीक है। तो रियल एस्टेट को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए प्रदेश सरकार अब ऋण लेने पर विचार कर रही है। एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के लिए ऋण लिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से 500 करोड़ रुपए का सरकार ऋण लेने पर विचार कर रही है। ऋण पर प्रदेश सरकार देगी शासकीय गारंटी। राधाकृष्ण त्रिपाठी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधाकृष्ण, जिस तरह से ये बड़ा फैसला एक और सामने आया है, प्रदेश सरकार अब ऋण लेने पर विचार कर रही है बैंक ऑफ बड़ौदा से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए। क्या कुछ डिटेल्स हैं इसकी और क्या कुछ अपडेट है? इस फैसले को भी रोजगार की अहमियत से ही जोड़कर देख रही सरकार, क्योंकि यूपीडा एक साथ कई योजनाएं शुरू कर चुका है ताकि जो है मजदूर जो लौट के आए हैं वो बेरोजगार न हो, उनको रोजगार मिलता रहे और उनका खान पान चलता रहे, उनको भरण पोषण होता रहे। लिहाजा यूपीडा ने बुंदेलखंड के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस की जितनी जो योजनाएं हैं वो एक साथ खोल दी है और उस पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो बजट है वो काफी सीमित है। बजट उस हिसाब से था कि धीरे धीरे योजनाएं चलेंगी, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं मजदूरों को रोजगार देने के लिहाज से सारी योजनाएं एक साथ शुरू करी गई, तो ऐसे में बजट का संकट बनता है। लिहाजा सरकार ने, ताकि ये कोई काम रुके ना और मजदूर बेरोजगार ना हो और बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, वो अपने समय से पहले तैयार करने का जो लक्ष्य लिया है, उसके तहत अब 500 करोड़ रुपए का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से सरकार लेने जा रही है और उसके लिए शासकीय गारंटी देगी सरकार और यूपीडा इसमें लोन लेगा। यूपीडा की तरफ से लोन अप्लाई किया जाएगा ताकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस को पूरा किया जा सके। साथ में जो हजारों मजदूर हैं, हजारों बेरोजगार लोग लौट के आए हैं, उनको रोजगार मिलता रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम डिटेल्ड जानकारी के लिए। दूसरे प्रदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को उनके घर वापस भेजने के लिए राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी दूसरे राज्यों के मजदूरों को उत्तर प्रदेश से उनके राज्यों में वापस भेजने के लिए पूरी कोशिशों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में लखनऊ से प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहली श्रमिक ट्रेन छत्तीसगढ़ रवाना हुई। इस ट्रेन में कुल 74 बच्चे समेत 1630 यात्री सवार थे। बता दें कि ये पहली ट्रेन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। इस मौके पर जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश खुद मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने सभी श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ जाने वाले सभी श्रमिकों को उनके घरों से पहले बसों के जरिए लाया गया। यहाँ पर सभी यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई, उन सभी को भोजन उपलब्ध कराया गया। बच्चों को दूध और बिस्किट के पैकेट्स दिए गए, पीने के लिए पानी और जूस की बोतल्स भी दी गई, जिसके बाद सभी लोगों को चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। वहां पर भी फूड पैकेट्स, बिस्किट, जूस और दूसरी खाद्य सामग्री यात्रियों को दी गई है ताकि सफर में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। सफर करने वाले यात्रियों को स्वच्छता के इस विषय में जागरूक भी किया गया और सभी लोगों को सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए गए ताकि समय समय पर वो खुद को सैनिटाइज कर सकें और साफ सुथरा रख सकें। उत्तर प्रदेश में फंसे मजदूरों को भी अपने घर जाने का मौका राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में फंसे श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। 1630 यात्रियों को छत्तीसगढ़ लेकर ट्रेन रवाना हो गई है।
गुजरात के अहमदाबाद से 1705 मजदूरों को दूसरा जो इसका जत्था है वो देर रात श्रमिक एक्सप्रेस से उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका है। मजदूरों के इस जत्थे में मजदूर नौकरी पेशा कामगार जनपद के रहने वाले हैं। अहमदाबाद से आए हुए मजदूरों के इस दूसरे जत्थे में सभी का रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने सभी को गमछा और सैनिटाइजर दिया। पानी की बोतल्स, भोजन के पैकेट्स भी इस दौरान दिए गए। मऊ के रहने वाले भारी संख्या में गुजरात के कई जिलों में रहकर रोजी रोटी कमाकर अपने अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन कोरोना के कहर और वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया है। जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के मुताबिक ट्रेन से आए 1705 सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सभी को सैनिटाइजर, गमछा, पानी की बोतल्स, फूड पैकेट्स दिए गए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी इनको ना हो। आज जो सूचना प्राप्त हुई थी सूरत से मऊ एक ट्रेन आने वाली जिसमें कि 1205 यात्री इसमें थे, इसमें 902 मऊ की संभावित थी, लेकिन अभी जो सूची हम लोग पास आई थी 902 मऊ, 286 आजमगढ़, 14 गोरखपुर, 1 बलिया, 1 सिद्धार्थनगर सूची थी। खाने के लिए बनारस खिचड़ी मिला था और पानी मिला था और कटनी में मिला था पानी और खिचड़ी। तो सरकार के तरफ से व्यवस्था की जाएगी तो हम सूरत नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने देश में ही रहेंगे, यही काम करेंगे। सूरत शहर से आ रहे हैं लोग। गुजरात के सूरत से लगभग 1700 रेल यात्रियों की संख्या है, जिसमें से 1000 के आसपास खुद मऊ जनपद के रहने वाले हैं, जबकि शेष इस पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं। अभी तक रेलवे से आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है कि टिकट का पैसा नहीं लिया जाएगा। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। कोई पार्टी कह रही है कि हम टिकट का पैसा नहीं लेंगे, तो बीजेपी के विधायक को चाहिए कि यहाँ आए और यात्रियों के टिकट देखें। मुरादाबाद में गलशहीद थाना क्षेत्र में हॉटस्पॉट असाल अतरापुरा में रह रहे बिहार के 485 मजदूर घर जाने को लेकर सड़क पर आ गए। हॉटस्पॉट एरिया को पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई। मामले की जानकारी मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पहुंच गया। कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों से बातचीत की गई और इन्हें सड़कों से हटाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं, हॉटस्पॉट एरिया में रहते हैं। बिहार सरकार से इनके बारे में वापस भेजने को बातचीत की जा रही है। जब बातचीत में इनको भेजने की स्वीकृति मिल जाएगी तभी इनको स्पेशल ट्रेन के जरिए भेजा जाएगा। फिलहाल इनके खाने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सभी को समझा बुझाकर फिलहाल घर भेज दिया गया है। 485 लोग सड़कों पर अपने घर जाने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन अधिकारियों ने जब इनसे बातचीत की तो उसके बाद ही घर लौट गए। सभी परेशान हाल है, सब मजदूरी कर रहे हैं, इस वजह से सब बाहर को निकल रहे हैं। हमारे लोगों को कोई मदद नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से सब लोग हम बाहर निकले। कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ पे 483 आदमी सर। क्या कर देते हैं? सब मकान के काम, कोई रिक्शा चलाने वाला, ऐसे मजदूर आदमी है सर। सब बिहार के? सब बिहार के हैं, एक ही जिले, पूर्णिया जिले के हैं। कैसे आप बाहर निकल के कैसे आ गए यहाँ पे? सर हम लोग पहले भी आए थे सर, हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिला, खाने पीने खुद परेशान है सर हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है सर। हम जो बाहर निकले थे, नंबर भी दिया था एसओ साहब ने, 1076 नंबर दिया था और भी हेल्पलाइन नंबर दिया था, उसमें भी बात करे थे। तो बोला ठीक है इतने आदमी का ये लेके हमको यहाँ पर आ जाओ कचहरी हेल्पलाइन। मैं वहाँ पे भी गया था सर, कचहरी लेके लिस्ट बना हुआ पूरा सर। तो वहाँ पे भी इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, हमारी बात कोई सुनवाई करी ना सर। हम गरीब आदमी का हमारे पास 483 लोगों की लिस्ट है और ये सभी लोग जो है बिहार से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ के विभिन्न होटलों में ये लोग काम करते थे। अभी लॉकडाउन के कारण यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो इनकी इच्छा ये है कि ये बिहार अपने घर चले जाएं। अभी हाल फिलहाल में चूँकि असालतपुरा हॉटस्पॉट है, तो असालतपुरा से किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की फ़िलहाल अनुमति नहीं है जब तक कि हॉटस्पॉट रहेगा। दूसरा इसमें यह भी है कि वहाँ बिहार सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने का लगातार जो है प्रयास चल रहा है। जैसे ही वहाँ से सहमति मिलेगी और इनके जाने की व्यवस्था फिर बिहार के लिए कर दी जाएगी। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कोरोना की रोकथाम से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट में करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर सरकार
मोहर लगा सकती है। तो कोरोना की रोकथाम से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा आज सीएम लेंगे। साथ ही साथ कैबिनेट में करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सोनू सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सोनू, उत्तराखंड कैबिनेट की ये अहम बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है, कौन कौन इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए अंशु, आज की जो बैठक कैबिनेट की होने वाली है, अब से कुछ समय बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। कुछ कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंच चुके हैं और अब कैबिनेट का मंथन शुरू हो जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन फेज 3 चल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड के विकास को कैसे फिर से पटरी पे लाया जाए ये, और जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना से रोकथाम में और कौन कौन से राज्य सरकार के इस तरह से कदम उठाए जा सकते हैं ये, और जो पर्यटन, जो उत्तराखंड की लाइफ लाइन है, पर्यटन है, चार धाम यात्रा है, वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। तो किस तरह से पर्यटन को बहाल किया जाए और चार धाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो, क्योंकि इससे बहुत बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हो रहे हैं। न सिर्फ वो जो यात्रा करने आते हैं, बल्कि वो लोग भी जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं, जो इस यात्रा पर ही जिनका जीवन यापन पूरी तरह से निर्भर होता है। तो ये कहा जा सकता है कि कैसे उत्तराखंड के विकास को दोबारा से पटरी पे लाया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंथन शुरू हो रहा है। और उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो शासकीय प्रवक्ता भी है मदन कौशिक, वो मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे कि आखिर किन किन जो मामले हैं, किन मुद्दों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। जंशु, चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बड़े फैसले हैं जो आज इस बैठक में लिए गए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।